जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम फार्माकोथेराप्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे और इस चैप्टर का नाम है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम्स के लिए भी। तो इस चैप्टर से जो है वो हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आप बीटी यूपी डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और अपने एग्जाम की तैयारी हिंदी इंग्लिश मिक्स में करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। इस कोर्स को 1 अप्रैल से जो है वो चलाया जा रहा है और इस कोर्स को ऐसा बनाएगा कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस केवल आपको एग्जाम पास करना है, तो इस कोर्स में चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनका जो सोल्यूशन है वो आपको कराया जा रहा है ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएँ, एग्जाम को पास कर पाएँ। और इसी कोर्स में आपको एग्जिट एग्जाम की भी जो है वो आपको तैयारी कराई जाएगी एक बार जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो, ठीक है। तो आप इसके लिए जो है प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो आज की जो क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं। जो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। हाइपरटेंशन इज सिस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन, यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो देखिए, हाइपरटेंशन कब माना जाता है? जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एसबीपी जो है वो आपका 140 या फिर उससे अधिक हो जाएगा, और जब आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डीबीपी जो है वो आपका 90 या फिर उससे अधिक हो जाएगा, तो इसे जो है हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर मरकरी और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 90 मिलीमीटर मरकरी से अधिक होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? हाइपरटेंशन कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हेन ईटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन इज नॉट क्लियर इट इज नोन एज, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ईटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? ईटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज, ठीक है। ईटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉज, यानी कि किस वजह से जो है वो कोई बीमारी हो रही है, ठीक है। तो जब हाइपरटेंशन का कॉज हमें पता नहीं होता, उसका ईटियोलॉजी पता नहीं होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। और अगर हमें हाइपरटेंशन का ईटियोलॉजी पता है, मतलब हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, किसी ठीक है, किसी यहाँ पर किसी किडनी प्रॉब्लम से हो रहा है, तो जो उसे जो है वो हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आपके हाइपरटेंशन का ईटियोलॉजी क्लियर नहीं है, कॉज क्लियर नहीं है, तो उसे क्या बोला जाएगा? प्राइमरी हाइपरटेंशन। और अगर उसका ईटियोलॉजी क्लियर है कि हाइपरटेंशन इस वजह से हो रहा है, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो इसमें से जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी है? देखिए, ये क्वेश्चन भले ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कई बार गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में भी जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए, 120/80 मिलीमीटर मरकरी। तो अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर मरकरी है या फिर इससे कम है, और आपका जो यहाँ पर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ठीक है, आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, डीबीपी होगा, इसको हम यहाँ पे सही से लिख देते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डीबीपी जो है अगर वो आपका 80 मिलीमीटर मरकरी या फिर इससे कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है उसे हम बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। हाइपरटेंशन को जो है और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं और इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। बोथ ए एंड बी का जो आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा वो यहाँ पे सही होगा। हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर और इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनकंट्रोल हाइपरटेंशन। तो अगर आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो इससे बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, बहुत सारे जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया गया कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि अनकंट्रोल हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो देखिए, अगर आप अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल में नहीं ला रहे हैं तो इससे क्या हो सकता है? स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं अगर हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हो सकती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है एक पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन नहीं है अनकंट्रोल हाइपरटेंशन का, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच लाइफ स्टाइल चेंजेस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मैनेजिंग हाइपरटेंशन। तो अगर हमें, तो देखिए आपने फार्माकोथेराप्यूटिक्स में आपने नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम ऐसे मेजर्स करते हैं, हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें दवाओं का उपयोग नहीं करना होता है, ठीक है। तो अगर हमें हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है तो इसके लिए जो है हम क्या क्या नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो पहला है आपका रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा, रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, स्मोकिंग सीसेशन, ठीक है, धूम्रपान का जो आपका यहाँ पर धूम्रपान है उसे जो है हमें बंद करना पड़ेगा। इंक्रीज सोडियम इंटेक, देखिए इंक्रीज सोडियम इंटेक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर किसी को हाइपरटेंशन है और अगर उसे हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है तो उसे जो है सोडियम जो है उसे कम लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा गया है कि इंक्रीज सोडियम इंटेक, मतलब आपको सोडियम ज़्यादा लेना है, नमक ज़्यादा लेना है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस केस में जो है हमें नमक या फिर सोडियम जो है वो हमें कम लेना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच क्लास ऑफ मेडिकेशन इज ऑफ्टन कंसीडर्ड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लाइन ड्रग या फिर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है, हाइपरटेंशन के लिए। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है हाइपरटेंशन के लिए डायूरेटिक्स, ठीक है। डायूरेटिक्स जो होते हैं ये आपके फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होते हैं और इसमें जो है वो आपका थाईएजाइड होता है, ठीक है। थाईएजाइड जो है आपका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है किसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। और इसका हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देते हैं जो कि है हाइड्रोक्लोरथाईएजाइड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरथाईएजाइड जो है ये हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया है। तो थाईएजाइड जो होते हैं वो आपके फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होते हैं हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन वर्क बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोडियम इन द बॉडी देयर बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर। अभी हमने इस चीज़ को हमने किया है, ठीक है। तो देखिए जो भी आपके डायूरेटिक्स होते हैं इनसे क्या होता है, इनसे यूरिन बहुत ज़्यादा लगती है, आपको बार बार आपको वॉशरूम जाना होता है। और इससे क्या होता है कि ये हमारे शरीर से जो है वाटर की क्वांटिटी को कम करते हैं और ये सोडियम की क्वांटिटी को जो है वो कम करते हैं और इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डायूरेटिक। और मैंने बताया है कि इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका थाईएजाइड कैटेगरी का। और इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद कर लीजिए, हाइड्रोक्लोरथाईएजाइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरथाईएजाइड। और थाईएजाइड जो होते हैं या फिर डायूरेटिक जो होते हैं ये आपके फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्रग होती हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आप जरूर से नोट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर, ठीक है। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो होता है ड्राई कफ यानी कि सूखा कफ। और एक और आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन देखने को मिल सकता है एंजियोडेमा, ठीक है। एंजियोडेमा भी जो है इसका कॉमन साइड इफेक्ट है। ड्राई कफ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो एस इनहिबिटर का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो ये इस एंजाइम को जो है वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। इसी एंजाइम को हम काइनेज 2 भी जो है वो कहा जाता है। इसी एंजाइम को जो है वो काइनेज 2 भी कहा जाता है। और इसके एग्जांपल्स हम कुछ देख लेते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर के एग्जांपल्स है आपके इनैल एप्रिल हो गया, कैप्टोप्रिल हो गया, रेमिप्रिल हो गया,
रैमीप्रिल हो गया। तो ये सभी जो है वो आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर के एग्जाम्पल्स हैं। और देखिए ये दवाएं क्या करती हैं, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को, ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को जो है ये एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होने से रोकती हैं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में जो है कन्वर्ट होने से रोकती हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ड्राई कफ और एक आप यहाँ पर और याद रख लेंगे एंजियोडेमा। ये जो है दो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच मेडिकेशन क्लास इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट वुमन ड्यू टू रिस्क ऑफ फीटल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि विच मेडिकेशन क्लास इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट वुमन ड्यू टू रिस्क ऑफ फीटल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। तो देखिए जो आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर जो होते हैं ये आपके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इनको जो है इनका प्रयोग जो है वो यहाँ पर प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर कॉमनली यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ठीक है। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में जो है वो यूज होती है, तो इस ड्रग का नाम है हाइड्रालाजिन, ठीक है, हाइड्रालाजिन। और ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी में जो है ये आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज वैसोडाइलेटर कॉमनली यूज इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, तो इसमें जो है हाइड्रोलाजिन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज या फिर सेफ इन प्रेगनेंसी। तो ऐसे कौन कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ होती हैं। तो पहला होता है मिथाइल डोपा, निफेडिपिन, लेबिटालोल। ये तीनों जो हैं वो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग की जाती हैं और ये तीनों दवाएं जो हैं वो सेफ होती हैं, सुरक्षित होती हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्लोडिपिन इज। तो एम्लोडिपिन क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है या फिर डायूरेटिक है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा यहाँ पर एम्लोडिपिन है ये क्या है, तो ये हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को हम शॉर्ट में CCB भी लिखते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर एम्लोडिपिन क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आता है आपका, ठीक है, निफेडिपिन का, ठीक है। निफेडिपिन भी जो है, निफेडिपिन भी जो है क्या है, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। और साथ में जो है हम यहाँ पर एक एग्जांपल और लिख देंगे, डिल्टियाज़म। डिल्टियाज़म भी जो है एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो जितने भी आपके पिन वाले होते हैं ये सभी आपके क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। और आपके जितने भी यहाँ पे क्या होते हैं, लोल वाले होते हैं, जैसे कि आपका एटिनोलोल हो गया, मीटोप्रोलोल हो गया, मीटोप्रोलोल हो गया, ये सभी जो हैं वो आपके बीटा ब्लॉकर होते हैं, ठीक है। डायूरेटिक्स में हमने बात किया है तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा था, एक हाइड्रोक्लोरथाइएजाइड का हमने एग्जांपल लिखा था। तो ये क्या है, हमारा डायूरेटिक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर की बात करें तो अभी हमने लिखा था इनैल एप्रिल, हमने लिखा था इनैल एप्रिल, APR, इनैल एप्रिल था हमारा, रैमीप्रिल था, रैमीप्रिल। तो देखिए जो भी आपकी दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, जो भी आपका क्लासिफिकेशन है इसको आपको याद करना पड़ेगा। और अगर आप इसको याद करेंगे तो वही चीज़ जो है आपको फार्माकोथेराप्यूटिक्स में भी काम आएगी, फार्माकोलॉजी में भी आपकी काम आएगी, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस होने का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो वो है आपका एथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, देखिए जो हमारा हार्ट होता है ये हमारे पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करता है और हमारे हार्ट को भी जो है वो ब्लड चाहिए होता है, ठीक है।
तो देखिए कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हमारे ब्लड में पाई जाती है, और ये आर्टरी जो है, कोरोनरी आर्टरी जो है, हमारे हार्ट को जो है वो ब्लड की सप्लाई करती है। हमारे हार्ट को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी यहाँ पे तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी के अंदर, कोरोनरी आर्टरी में जो है वो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन जो है वो बहुत अधिक हो जाता है, और इससे क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी जो है वो नैरो होने लगती है, वो जो है सकरी होने लगती है, और उसमें जो है सही से जो है वो ब्लड नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे जितनी मात्रा में हमारे हार्ट को ब्लड मिलना चाहिए उतनी मात्रा में उसको ब्लड नहीं मिलता है, और आप सभी को पता है कि जो आपका ब्लड होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, ठीक है। जो आपका ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो जब अगर ब्लड कम मात्रा में पहुंचेगा हमारी हार्ट मसल तक, मतलब उनको कम ऑक्सीजन मिलेगा, और जब उनको कम ऑक्सीजन मिलेगा तो इसी कंडीशन को जो है हम एंजाइना कहते हैं, या फिर एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है टाइप्स ऑफ एंजाइना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, इसमें कहीं भी आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं देखने को मिल रहा है, कहीं भी आपको प्लेक देखने को नहीं मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में जो है वो यहाँ पे आगे ब्लड का फ्लो हो रहा है, और इसका मतलब ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर एक स्टेबल एंजाइना दिया गया है, एक आपका यहाँ पर अनस्टेबल एंजाइना दिया गया है, एक आपका यहाँ पर वेरिएंट एंजाइना दिया गया। तो स्टेबल एंजाइना में क्या है कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर प्लेक्स बनने शुरू हो चुके हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो चुका है, और जो आपके यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी है वो जो है यहाँ पर नैरो होनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अनस्टेबल एंजाइना में क्या है, इसमें भी जो है वो यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, क्लॉट वगैरह बन चुके हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें ब्लड क्लॉट बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे तो आपका प्लेक बना है, साथ में जो है वो यहाँ पर ब्लड क्लॉट जो है वो बना हुआ है। और एक आपका वेरिएंट एंजाइना होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर स्पैस्म हो जाता है, उसके अंदर जो है वो मरोड़ पड़ जाती है, ठीक है। तो अगर आपके पास रबड़ की पाइप है, अगर आपकी पाइप सीधी है तो उसमें पानी का फ्लो सही से होगा, लेकिन अगर आपका जो यहाँ पर पाइप है रबड़ का, अगर वो यहाँ पर ऐंठ गया है, मुड़ गया है, तो क्या होगा, पानी का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है हम यहाँ पर वेरिएंट एंजाइना जो है वो यहाँ पर कहा गया है, और इसमें क्या होता है, कोरोनरी स्पैस्म होता है, ठीक है। तो इस इमेज को देखने के बाद जो है आपको यहाँ पर एंजाइना के बारे में आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो है जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल सिम्टम ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो देखिए एंजाइना पेक्टोरिस का सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, वो होता है चेस्ट पेन या फिर डिस्कम्फर्ट, ठीक है। सीने में जो है वो दर्द होता है, जो कि जो है आगे फैलता रहता है, हमारे कंधों तक जो है वो दर्द चला जाता है। तो चेस्ट पेन जो है इसका मोस्ट या फिर टिपिकल सिम्टम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट फार्मूला ऑफ एंजाइना इंडेक्स। तो एंजाइना इंडेक्स को कैलकुलेट करने का सही फार्मूला क्या है, तो ये फार्मूला होता है एंजाइना इंडेक्स बराबर हार्ट रेट इनटू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एंजाइना इंडेक्स AI बराबर हार्ट रेट को हमने शॉर्ट में लिख दिया है HR, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हमने लिख दिया है SBP। तो इस तरह जो है आप इस फार्मूले को शॉर्ट में भी जो है आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि एंजाइना इंडेक्स बराबर हार्ट रेट इनटू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच टाइप ऑफ एंजाइना इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेस्ट पेन दैट अकर्स ड्यूरिंग periods of physical activity or stress and is relieved by rest or medication। तो ऐसा कौन सा एंजाइना है जो कि तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, या फिर हम दौड़ रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। और ये एंजाइना जो है जब हम रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, तो अपने आप जो है उस सीने में दर्द होना ठीक हो जाता है। तो ये किस टाइप का एंजाइना है, तो इसको जो है हम स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। तो स्टेबल एंजाइना क्या है, स्टेबल एंजाइना ऐसा एंजाइना होता है जिसमें जो है हमें चेस्ट पेन तभी होता है जब हम कोई हार्ड फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और जब हम रिलैक्स करते हैं तो ये जो है अपने आप कम हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। इसको हम स्टेबल एंजाइना कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ए पोर्शन ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है वो हमारे हार्ट में पाया जाता है, और जब हमारे हार्ट मसल्स को इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, ठीक है, अपर्याप्त अगर ब्लड की सप्लाई होगी तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस्चीमिया कहा जाता है, ठीक है। तो इस्चीमिया एक ऐसा मेडिकल टर्म्स है, इसका प्रयोग जो है तब होता है जब हमारे किसी टिश्यू को जो है
ठीक है, कम ऑक्सीजन मिलता है तो उसे जो है वो हम इस्चेमिक या फिर इस्चीमिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले पेज पे हम चलते हैं। व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कॉमनली यूज टू इवेल्युएट एंजाइना पेक्टोरिस, तो इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना। ठीक है, तो देखिए एंजाइना पेक्टोरिस के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो किया जाता है, आप सभी को पता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ईसीजी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी जो है आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ मेडिकेशन इज कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस बाय रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो देखिए जो हमारा यहाँ पर एंजाइना पेक्टोरिस का यहाँ पर केस है, एंजाइना पेक्टोरिस जो है इसमें क्या है कि देखिए जो हमारे यहाँ पर हार्ट है उसके वर्कलोड को हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके वर्कलोड को जो है हम कम कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स का यूज करके। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स जो हैं ये हमारे हार्ट के वर्कलोड को कम करते हैं और इनका जो प्रयोग है वो एंजाइना पेक्टोरिस को मैनेज करने में किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, हमारे हार्ट के वर्कलोड को जो है ये कम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहेगा। तो देखिए जब हमारे हार्ट जो है अगर उसका वर्कलोड कम होगा मतलब उसको कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और हमें जो क्या होगा, हमें एंजाइना को हम मैनेज कर पाएंगे। देखिए क्या है कि एंजाइना में जो है पहले से जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, इस केस में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई पहले से कम हो रही है, तो हमें क्या करना है कि हमें अपने हार्ट के वर्कलोड को जो है वो हमें कम कर देना है ताकि उसे कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े और हम एंजाइना को मैनेज कर पाएँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड अप्रोच फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस इन पेशेंट विद एंजाइना। तो ऐसे मरीज ठीक है, ऐसे मरीज जिनको जो क्या है उनको एंजाइना है तो वो कैसे अपने स्ट्रेस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, अपने तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है इंक्रीजिंग वर्कलोड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपने कार्यभार को बढ़ा के, अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ा के आप तनाव से कभी भी कम नहीं हो सकते हैं, पहला ऑप्शन गलत है। अवॉइडिंग रिलैक्सेशन टेक्निक, तो आपको आराम नहीं करना, ये भी गलत है। एंगेजिंग इन इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज, आपको बहुत ज़्यादा जो है आपको बहुत तेज़ी से फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस एंड मेडिकेशन। ठीक है, तो आपको ध्यान लगाना है, आपको ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे आपका दिमाग शांत रहे, आप शांत रहें, तो इस तरह जो है आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे एंजाइना के मरीजों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ मेडिकेशन इज कॉमनली यूज एज फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ एंजाइना। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लाइन थेरेपी में जो है वो हमारा बीटा ब्लॉकर ही होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, तुरंत जो है वो हमें आराम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है अगर हमें एंजाइना से सिम्टोमेटिक रिलीफ पाना है, मतलब जो भी उसके लक्षण है उससे हमें आराम पाना है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन अगले क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मेडिकेशन एक्ट प्राइमरली बाय डायलेटिंग ब्लड वेजल्स देयर बाई इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ द हार्ट मसल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा गया है कि विच मेडिकेशन एक्ट प्राइमरली बाई डायलेटिंग ब्लड वेजल्स देयर बाई इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ हार्ट मसल। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें दो चीज़ जो है वो यहाँ पर दे दी गई हैं। तो देखिए ब्लड वेजल्स को डायलेट करने का जो काम है वो हमारा नाइट्रोग्लिसरीन करता है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये हमारा करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही रहेगा। या फिर इस क्वेश्चन में जो है अगर बस यहाँ पर केवल इतना दिया गया होता कि विच मेडिकेशन एक्ट प्राइमरली बाय डायलेटिंग ब्लड वेजल्स और देयर बाई इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है नाइट्रोग्लिसरीन। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो है वो यहाँ पर दे दी गई कि रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ द हार्ट मसल। तो फिलहाल जो इस क्वेश्चन का हम यहाँ पे आंसर मान के चलते हैं, आंसर नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच मेडिकेशन इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड ऑफ्टन प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन पेशेंट विद एंजाइना। ठीक है, तो देखिए जो आपका एस्प्रिन होता है इसको हम एंटी प्लेटलेट ड्रग भी कहते हैं, एंटी प्लेटलेट जो है ड्रग भी इसको कहा जाता है। और ये क्या करता है, ये प्लेटलेट्स को जो है आपस में चिपकने से रोकता है और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूजफुल होता है। ठीक है, एंजाइना में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, तो हाइपरलिपिडीमिया में क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। देखिए जो हमारा यहाँ पर एचडीएल है इसको जो है हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, ये भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको जो है गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। एलडीएल को जो है वो हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो देखिए आपका यहाँ पर हाइपरलिपिडीमिया में क्या होता है कि जो आपके यहाँ पर जो इसमें आपके यहाँ पर एचडीएल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये आपका कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हाँ, लेकिन ऑप्शन में दिया गया कि इंक्रीज कर जाता है, ऑप्शन गलत है। जो आपके यहाँ पर एलडीएल है इसमें क्या होता है, तो देखिए जो आपके यहाँ पर एलडीएल है ये आपका हाइपरलिपिडीमिया में बढ़ जाता है, इसको जो है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है वो आपका बढ़ जाता है, और इसमें दिया गया कि डिक्रीज कर जाता है, तो ये भी जो है आपका गलत है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन सही बच रहा है, एलिवेटेड लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो हाइपरलिपिडीमिया में बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच लाइपोप्रोटीन इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज बैड कोलेस्ट्रॉल। अभी मैंने आपको बताया है कि जो हमारा एलडीएल होता है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, एचडीएल जो है ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको हम यहाँ पे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वीएलडीएल का फुल फॉर्म क्या होगा, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल ही होता है। वीएलडीएल भी जो है हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल के कैटेगरी में ही आता है, और एलडीएल को जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच मेडिकेशन क्लास इज कॉमनली यूज टू रिड्यूस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बाय इनहिबिटिंग कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ठीक है, तो देखिए अगर हमें कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कम करना है तो इसके लिए जो है वो स्टैटिन्स प्रयोग किए जाते हैं, और ये आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग होती हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग ये जो है ये होती हैं। तो अगर हमें कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को कम करना है, एलडीएल की सिंथेसिस को कम करना है, तो इसके लिए जो है वो स्टैटिन जो है वो प्रयोग होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर, रिडक्टेज इनहिबिटर। तो इस एंजाइम को जो है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर भी जो है इन्हें कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है रोजुवा स्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन। ठीक है, तो स्टैटिन जो होते हैं वो आपके फर्स्ट लाइन ड्रग होती हैं हाइपरलिपिडीमिया के ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो विच मेडिकेशन क्लास इज कॉमनली यूज टू रिड्यूस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय इनहिबिटिंग कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द लीवर। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टैटिन। ठीक है, स्टैटिन जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं। विच लिपिड लोअरिंग मेडिकेशन वर्क बाय इनहिबिटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो ऐसी ड्रग्स जो कि क्या करती है कि कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करती है हमारे इंटेस्टाइन से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इजिटिमाइब। ठीक है, इजिटिमाइब जो है वो हमारे इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, और इस तरह जो है ये लिपिड को क्या करती है, कम करती है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट लाइन लिपिड लोअरिंग ड्रग। अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लाइन लिपिड लोअरिंग ड्रग जो है वो क्या होते हैं, स्टैटिन होते हैं, स्टैटिन होते हैं। इनके नाम के अंत में क्या आता है, स्टैटिन आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, एटोरवास्टैटिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राइमरी कॉज ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। तो हाइपरलिपिडीमिया होने का प्राइमरी कॉज क्या है, तो ये आपका होता है फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ऐसे लोग जिनके की खानदान में जो है ये बीमारी चली आ रही है जीन्स की वजह से, तो उन खानदान में जो है वो हाइपरलिपिडीमिया होने का जो है खतरा बहुत ही अधिक होता है, और उससे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉज आपका होता है हाइपरलिपिडीमिया का, जो कि आपका फैमिलियल, ठीक है, फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। ठीक है, तो इस तरह का जो है बड़ा सा यहाँ पे शब्द दिया गया है। बाकी डायबिटीज मेलाइटस जो है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोथायरॉयडिज्म और फिजिकल इनएक्टिविटी जो है ये सभी आपके सेकेंडरी कॉज होते हैं। ठीक है, ये जो है आपके सेकेंडरी कॉज हैं हाइपरलिपिडीमिया के, सेकेंडरी कॉज हैं। लेकिन जो आपके यहाँ पर फैमिलियल वाला जो कि आपके यहाँ पर जेनेटिक डिजीज होती है, ये आपकी जेनेटिक डिजीज होती है। ठीक है, जेनेटिक डिजीज है, तो ये जो है इसका प्राइमरी कॉज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक कंडीशन इन विच हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। तो देखिए
एक ऐसी कंडीशन जबकि हमारा जो हार्ट है वो उतने ब्लड को पंप नहीं कर पाता है जितना कि हमारे शरीर को ज़रूरत है, इसे ही हार्ट फेल्योर कहा जाता है। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर यानी कि CHF जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। टोटल 31 क्वेश्चंस हमने किए हैं और इसी तरह आपको फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपको चैप्टर वाइज MCQ देखने को मिलेंगे, जो कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर से डाउनलोड करें। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।